हेलो एवरीवन, नर्सिंग करियर मंत्र एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एमएसएन के एक यूनिट ऑन्कोलॉजी ऑफ नर्सिंग के बारे में रीड करेंगे। ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर की स्टडी करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ का फॉर्मेशन होना, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। जब किसी सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है और 1 से 2, 2 से 4, 6 से 18, 18 से 20 है ना, और ऐसे अनगिनत सेल, जब बहुत सारी सेल बन जाती हैं बॉडी के अंदर, एक ट्यूमर फॉर्मेशन का रूप ले लेती हैं, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर दो प्रकार के होते हैं, या फिर ज़्यादातर हम लोग बोलें कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो यहाँ पे जो बिनाइन होता है वो कम डेंजरस होता है, और मैलिग्नेंट जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो जो मैलिग्नेंट होता है, जब वो ब्लड वेसल के संपर्क में आएगा या फिर लिम्फ वेसल के संपर्क में आएगा, तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, जिसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब कैंसर जो है, कैंसर को एक वर्ड से डिनोट करते हैं। कैंसर एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रैब, जिसका नाम क्रैब है। क्रैब जैसे कि केकड़ा जैसे बोलते हैं, जैसे केकड़ा रेत के अंदर अलग अलग प्रकार के घर बना लेता है, उसी प्रकार से कैंसर भी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है और पूरी बॉडी में अलग अलग प्रकार से कैंसर फॉर्मेशन कर सकता है। कैंसर को हम लोग CA से डिनोट करते हैं, और CA मैलिग्नेंट कैंसर के लिए यूज़ होता है। अब कैंसर के कुछ कॉजेज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो कैंसर होता है, कैंसर एंडोजीनस और एक्सोजीनस से डिनोट होता है। हेरिडिटी, कुछ कैंसर होते हैं जो वंशानुगत होते हैं। एजेस ज़्यादातर अगर जिनमें जैसे जो ओल्ड एज है, इनमें कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। रेसेस, अगर हम लोग वाइट स्किन के बारे में बात करें, उनमें ज़्यादा संभावना होती है। अगर सेक्स के बारे में बात करें तो सर्वाइकल कैंसर फीमेल में और ओरल कैंसर मेल में उत्पन्न होता है। एक्सोजीनस फैक्टर्स के बारे में बात करें कि कुछ है ना, कुछ फिजिकल फैक्टर भी होते हैं जो कि कैंसर को कॉज कर सकते हैं। फिजिकल में जैसे कि हीट के अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, रेडिएशन के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, ट्रॉमा हो गया है, ये फिजिकल कॉजेज़ के अंदर आ सकते हैं। केमिकल्स, जैसे कि ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एस्टाइलेटिंग एजेंट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, जब इन कंपाउंड के कांटेक्ट में आते हैं तो कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है। बायोलॉजिकल में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर पैरासाइट, ये भी कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कैंसर को एक जो मेनेमोनिक है, कोजन, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। कोजन मीन्स, कोजन में जो फर्स्ट वन सी है, जिसमें सी है, इसका फर्स्ट वन साइन एंड सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई भी पेशेंट है और पेशेंट आके आपसे बोल रहा है कि मुझे चेंजिंग ऑफ वॉल है, मैं बहुत दिनों से पोटी नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैं सही तरीके से यूरिन नहीं कर रहा हूँ, यूरिन मेरा जो आ रहा है वो बहुत रुक रुक के आ रहा है, एक फ्लुएंसी से नहीं आ रहा है, बार बार एक ड्रॉप ड्रॉप करके मैं यूरिन जा रहा हूँ, या फिर मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है, फर्स्ट साइन है कैंसर होने का। सेकंड में होता है एक सोर दैट डज नॉट हील। अगर कोई भी चोट लग जाती है पेशेंट को और वो हील नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक कैंसर का साइन है। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, अगर कहीं से भी एक डिस्चार्ज हो रहा है, कोई भी चोट लग गई है और वो घाव है वो पक नहीं रहा है, और घाव है वो भर नहीं रहा है और पक रहा है वो, और उसमें से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है या फिर कोई ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग हो रही है। थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट। थिकनिंग, थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवाते हैं पेशेंट को, तो उसमें लंप फॉर्मेशन हो रहा है, गठान गठान जैसा लग रहा है। या फिर अगर हम लोग टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करवाते हैं और टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन में भी अगर लंप जैसा फील हो रहा है। नेक्स्ट है आई मतलब होता है इंडाइजेशन। अगर पेशेंट है, पेशेंट को डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन उसको सही तरीके से नहीं हो रहा है, अगर वो कुछ खाता है तो तुरंत वॉमिटिंग करता है, या फिर स्वेलिंग है, स्वेलिंग में निकलने में उसको परेशानी आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही है। ओबियस चेंजेस इन मूल, तो क्या है कि अगर कोई पेशेंट है जिसका अचानक से सडन वेट इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है नेगनिंग कफ और हॉर्सनेस। यहाँ पे क्या होता है कि अगर पेशेंट जब बोलता है तो बोलने में उसकी आवाज़ बहुत भारी भारी सी लगती है। हॉर्सनिंग ऑफ वॉइस मतलब उसको है ना, उसको अगर वो फीमेल भी होगी तो फीमेल की जो एक नॉर्मल साउंड होती है वो भी एक एबनॉर्मल साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और भारी आवाज़ का होना, जिसको हम लोग हॉर्सनेस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे साइन होते हैं जो 7 वार्निंग साइन होते हैं, जो कैंसर को डिनोट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्रेडिंग के बारे में, कि जो कैंसर की जो ट्यूमर होता है, जो अभी मैंने बताया कि दो प्रकार का ट्यूमर है, बिनाइन और मैलिग्नेंट, जिसको
इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन है इसका ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 3 ग्रेड दिए, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड और फोर्थ। ये कैंसर का एक ग्रेड है जिसके थ्रू अगर जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सीवियरिटी, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, उसी प्रकार से इसकी ग्रेड होती है। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो कि फर्स्ट ग्रेड होता है वेल डिफरेंशिएटेड, और इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट की कंडीशन होती है जो कि ट्रीटेबल होती है, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर सेकंड होता है जो कि एक मॉडरेट कॉज होता है जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और थर्ड होता है थर्ड और फोर्थ, जिसमें पेशेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पुअर प्रोग्नोसिस होती है और उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेजिंग के बारे में। स्टेजिंग में क्या होता है कि इसको हम लोग TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। टी मीन्स होता है एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर्स। अगर कोई ट्यूमर है, अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ है और एक छोटी सी घटान अगर इंडिकेट हो रही है तो जिसको हम लोग ट्यूमर, टी मीन्स ट्यूमर, है ना। नेक्स्ट है एन। एन मीन्स क्या होता है यहाँ पे नोट। अगर कोई भी नोट फॉर्मेशन हो रहा है, नोट मतलब ये इसमें ये जो ट्यूमर्स जो पहले घटान है वो जब एक तरीके से क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल के संपर्क में आ रही है। ब्लड वेसल्स मतलब जो आपके आर्टरी और वेन है और लिम्फ वेसल है, जब जब ट्यूमर की जो घटान है वो ब्लड वेसल के संपर्क में आ रही है, और ब्लड वेसल के संपर्क में आने से क्या हो रहा है, नेक्स्ट एन हो गया और नेक्स्ट होता है एम। अब वो जो ब्लड वेसल्स के संपर्क में आ गई तो ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल के संपर्क में आए, जब ये गठान आ जाती है तो ये अपने जो ट्यूमर सेल जिसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा था, ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे। तो ये जो TNM क्लासिफिकेशन है 3 चीज़ों को डिनोट करेगा। नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि जब अगर कैंसर होता है तो कैंसर को हम लोग किस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम लोग को पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है। सबसे पहले हम लोग को वेरीफाई करना है पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या मतलब कौन कौन से उसकी हिस्ट्री कैसी है ना, उसकी फैमिली में कितने लोग वाग हैं और किस प्रकार से वो कौन से मकान में रहता है, उसको क्या क्या चीफ कॉम्प्लिकेशंस, चीफ कंप्लेंट वगैरह पेशेंट क्या क्या कह रहा है, और क्या क्या उसके प्रेजेंट और पास हिस्ट्री है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोगों को हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, जिसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसकी स्किन का कलर किस प्रकार का है, उसके उसके नोज़ का कलर, नोज़ में किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज तो है नहीं है, अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी में किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं है, उसको स्वेलिंग डिफिकल्टीज तो नहीं है, उसकी आई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को करना होती है सबसे पहले। इसके बाद में हम लोग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करते हैं, एक्सरे वगैरह, एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हम लोग पेशेंट की करवाएंगे। देन एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स का एग्जामिनेशन करवाना होता है। लिम्फ एंजियोग्राम जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनका हम लोगों को ग्राफी एग्जामिनेशन करवाना होता है। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो सेल जो होती है जिस भी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है जो एक्सटर्नली है, अगर उस ट्यूमर्स का अगर फॉर्मेशन है तो उस ट्यूमर का हम लोगों को क्या करना होता है, सेल का एग्जामिनेशन करना होता है, जिसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेल किस प्रकार की है, ये बिनाइन सेल है, बिनाइन सेल है या फिर मैलिग्नेंट सेल है, बिनाइन ट्यूमर है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है। पेपिस्मेयर ये सर्वाइकल एग्जामिनेशन के लिए होता है, अगर सर्विक्स में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आए जिसके थ्रू हम लोग सर्वाइकल एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। बायोप्सी यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक निडल लेते हैं और उस ट्यूमर के अंदर इंसर्ट करते हैं और उससे कुछ ना कुछ टिश्यू को हम लोग ले लेते हैं और टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। एक एक्सीजन बायोप्सी और इंसिजन बायोप्सी। एक्सीजन मतलब जो कि एक्सटर्नली होता है, इंसिजन मतलब जब हम लोग शरीर के अंदर इंसर्ट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को, उसको हम लोग इंसिजन बायोप्सी कहते हैं। एमआरआई के थ्रू और सीटी स्कैन के थ्रू भी हम लोग है ना क्या कर सकते हैं, बॉडी में अगर किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉडी की जो हिडन इमेजेस वगैरह होती हैं उनको देखने के लिए हम लोग एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि सर्जिकली ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से पेशेंट को कर सकते हैं। सर्जिकली के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि उसके डायग्नोस्टिक सर्जरी हम लोगों को, अगर कोई भी पेशेंट है जिस भी प्रकार का उसको ट्यूमर हो रहा है तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होगा। अगर जैसे कि ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट में जो लोब होते हैं है ना, उसको लोबेक्टोमी करना होगा। साइटोलॉजिकल सर्जरी, अगर एक जो कंप्लीट सेल होती है, सेल का जो गुच्छा है उसको कम्प्लीटली हम लोगों को रिमूव कर देना। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजिकल सर्जरी, तो ये भी निडल एस्पिरेशन निडल के थ्रू हम लोगों को उस सेल को निकाल देना। बायोप्सी मैंने अभी बताया था आप लोगों को, निडल को इंसर्ट कर देना।
क्यूरेटिव सर्जरी में क्या होता है, द रिमूव ऑफ द प्राइमरी साइड ऑफ मैलिग्नेंट एंड एनी लिम्फ नोड, मतलब जैसे कि अभी प्राइमरी साइड से, जैसे कि अगर कैंसर ब्रेस्ट का है, अब वो ब्रेस्ट का कैंसर अदर ऑर्गन के अंदर फैलने से रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ब्रेस्ट को ही कम्प्लीटली हम लोग रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी और रिहेबिलिटेट सर्जरी। रिहेबिलिटेट सर्जरी और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी मतलब क्या होता है, रिपेयर डिफेक्ट एंड प्रीवियस मेडिकल सर्जिकल रिसेक्शन। अगर कोई भी चीज़ हमने जो पहले से कर रखी थी उसको ना दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड करना। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव सर्जरी। प्रिवेंटिव सर्जरी में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है उसको रोकने के लिए हम लोगों को उसको क्या करना होगा, उसको मतलब उस होल ऑर्गन को कम्प्लीटली रिमूव कर देना, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव सर्जरी कहते हैं, फैलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग है ना क्या करेंगे, पेशेंट को एक 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 तरीके से रिलैक्सेशन थेरेपी हम लोग यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, बातों से डील करवाएंगे पेशेंट को, तो ये होगा पैलिएटिव सर्जरी के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ तक हमारा हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या क्या मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी मतलब यहाँ पे पेशेंट को हम लोग रेडिएशन दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन थेरेपी हम लोग यहाँ पे पेशेंट को देते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा रेडिएशन में भी बहुत सारे प्रकार के रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम लोग डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वन होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को देते हैं। कीमोथेरेपी भी एक प्रकार का केमिकल ट्रीटमेंट है, जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोगों को क्या क्या पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। अब देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर पेशेंट है तो पेशेंट को जब एब्नॉर्मल सेल डिवीजन होगा और सेल जब बहुत सारे डिवाइड होंगी तो उनको न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होगी, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेशेंट को बॉडी में वीकनेस आएगी, फटीग आएगी और पेशेंट को पेन होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोगों को क्या करना होगा, पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे, जिससे कि पेशेंट को पेन से रिलीफ मिल सके। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में रह सके और जिससे पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन थेरेपी। पेशेंट को क्या करना होता है कि ज़्यादातर हम लोगों को पेशेंट जब है ना जब वीक है और जब बहुत सारे सेल डिवीजन हो रही है तो सेल की जो डिमांड होती है, सेल को बहुत सारे सेल को न्यूट्रिशन भी चाहिए, है ना। तो उन न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हाई कैलोरिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है यहाँ पे पेशेंट को। तो हाई कैलोरिक डाइट हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, और इसके लिए हम लोग है ना पेशेंट को टिप फीडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, IV लाइन वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसीज ऑल द नीड ऑफ क्लाइंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को हम लोगों को क्या करना है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करना है पेशेंट को, कि ये जो डिसीज होती है इसको ये किस कारणों से हो सकती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर बनाए गए हैं और उसको किस प्रकार से ट्रीट कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग को पेशेंट को एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट है ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव शुड बी गिवन टू द क्लाइंट टू रिड्यूस हिज एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड सर्जरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को हम लोगों को प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में हम लोग को जानकारी देना है, कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन से पहले उसको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसको खाना है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का उसको परहेज रखना चाहिए। तो ये प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है। पोस्ट ऑपरेटिव जब उसकी सर्जरी हो गई तो सर्जरी के बाद में उसको क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। जैसे प्री ऑपरेटिव में हम लोग स्मोकिंग को छोड़ने के लिए हम लोग बोल सकते हैं पेशेंट को, गुड न्यूट्रिशन डाइट लेने के लिए बोल सकते हैं उसको, प्रॉपर स्लीप लेने के लिए बोल सकते हैं उसको, है ना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं। सेम एज पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर भी हम लोगों को यही चीज़ करना है। और अगर डॉक्टर ने किसी प्रकार का अगर कोई भी ड्रग्स वगैरह उसको रिकमेंड करा हुआ है तो वो ड्रग्स उसको टाइम टू टाइम लेने के लिए बोलना है। और कौन कौन सी बूस्टअप ड्रग्स वगैरह दे सकते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, वो ड्रग्स के लिए भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी जो फियर है रिलेटेड टू प्रोसीजर वो उसका कम हो सके, है ना, उसकी जो भी चिंताएं है वो सब कम हो जाएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं इमोशनल सपोर्ट। यहाँ पे क्या क्या करना होता है पेशेंट को लास्ट में, जब पेशेंट को जो लास्ट जो पैलिएटिव केयर होती है, पैलिएटिव केयर में हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, फुली मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट जिसके थ्रू क्या हो सके मतलब उसको ज़्यादा टेंशन ना हो और हमारे साथ में भी कोऑपरेट करे और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से कंप्लीट करे। तो यहाँ पे हम लोग को पेशेंट को क्या करना होगा, यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है और इमोशनल सपोर्ट भी देना है, मेंटल सपोर्ट भी देना है। उसको पेशेंट को भी समझाना है और साथ में उसकी फैमिली को भी समझाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।